Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss about the application of biotechnology in medical field. नेचुरल सी बात है, जब हम मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ पढ़ते हैं तो हमें मेडिसिन्स के बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी जो मेडिसिन्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स विच आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो हियर formation of medicine. Medicines formed by recombinant DNA technology is called recombinant medicine. Recombinant DNA technology से जो medicines बनाई जाती हैं उनको बोला जाता है recombinant medicines या इनको बोला जाता है therapeutic medicine. Clear? तो टेक्निक का नाम recombinant DNA technology और मेडिसिन का नाम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या थेरेपी. किसी चीज को क्योर करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उसको हम बोलते हैं थेरेपेटिक ड्रग्स या मेडिसिन. राइट. रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स आर प्योर, मोर एफिशिएंट एंड हैव लेस साइड इफेक्ट्स. रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो होती है वो प्योर होती है. मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन को बनाने में हमने ह्यूमन जीन को यूज किया और ह्यूमन में ही बना के उस पर्टिकुलर जीन से जो मेडिसिन हमने बनाई उसको ह्यूमन में ही हमने इंजेक्ट किया. क्लियर. अब ह्यूमन से जीन लिया गया, ह्यूमन में ही ट्रांसफर किया गया तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते. साथ ही साथ ये पर्टिकुलर मेडिसिन जो होती हैं ये काफी प्योर होती हैं. सो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन आर प्योर, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं. एफिशिएंट जो काम है एफिशिएंसी से करती हैं, टारगेट ओरिएंटेड होके करती हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स प्योर होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं और इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते. एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स और ड्रग्स हैव बीन अप्रूव्ड. अभी तक 30 ड्रग्स को अप्रूवल मिल चुका है, बट इंडिया में ओनली 12 पर्टिकुलर ड्रग्स आर यूज्ड. इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड. इंडिया में केवल 12 ही जो ड्रग्स हैं उनको अप्रूवल मिला है और जो मार्केट में अभी हम यूज कर रहे हैं. तो हमने इस पर्टिकुलर में क्या पढ़ा कि जो फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, जो कि काफ़ी प्योर होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. साथ ही 30 टाइप्स की रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इंडिया में 12 जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं या उनकी मार्केटिंग की जाती है. क्लियर. इस पर्टिकुलर जो टेबल है उसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या प्रोडक्ट्स. तो जब हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेचुरली वो किसी ना किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हैं या उनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन भी बोला जाता है. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंसुलिन. तो नेचुरली इट इज़ यूज टू ट्रीट डायबिटीज़. ये डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है. तो डायबिटीज़ को क्योर या ट्रीट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है. ग्रोथ हार्मोन. जब हम ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मली बात करते हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो पर्सन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब मान लीजिए किसी पर्सन की जो हाइट है, कद है, वो छोटा है या किसी बच्चे की जो हाइट है वो छोटा है. तो छोटे जो शॉर्ट स्टैचर्ड पर्सन होते हैं उनमें जब ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है तो वो नॉर्मल हाइट अटेन करते हैं. सो दिस इज यूज टू ट्रीट ग्रोथ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. सो इट इज यूज फॉर शॉर्ट स्टैचर्ड पर्सन. कैल्सीटोनिन रिकेट्स को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है. क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9. क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है. हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए एंड बी को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है.
क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़ा भी है कि जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर है वो हीमोफीलिया ए एंड 9 हीमोफीलिया बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है। वायरल इन्फेक्शन और कैंसर को ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन्स एंड इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर बने इसलिए यूज में लाई जाती है। क्लियर? सो इट एनहांस इम्यून सिस्टम। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो क्लॉट्स हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। सो डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए यूज में लाई जाने वाली ड्रग या मेडिसिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। नाम से पता चल रहा है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, तो इट इज रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग या वुंड हीलिंग। सो स्टिमुलेशन ऑफ वुंड हीलिंग, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे? घाव को भरने में। सो इट्स स्टिमुलेशन ऑफ द वुंड हीलिंग। किस ड्रग, किस फैक्टर की वजह से होता है? प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की वजह से। वैक्सीन, जब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने कुछ वैक्सीन्स भी डेवलप की हैं, तो उन वैक्सीन्स में नॉर्मली किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाई जाती हैं? इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये जो पूरा डेटा है, जब लाइक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, ये पूरा डेटा एनसीईआरटी का है। इस एनसीईआरटी के डेटा को आपको प्रॉपरली थरोली लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग किसके एप्लीकेशन के लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाई जाती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन इंसुलिन जो कि डायबिटीज को ट्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्सिटोनिन रिकेट्स को ट्रीट करता है। इसी तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमने पढ़ा 8 एंड 9 जो कि हीमोफीलिया ए एंड बी को क्योर करता है। इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन और कैंसर को ट्रीट करता है। साथ ही साथ इंटरल्यूकिन जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ वैक्सीन्स भी डेवलप की गई हैं। वैक्सीन्स में हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं। तो ये सारी मेडिसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।